साजगार हो, अमन दोबारा बहाल हो, कोई भी हमारा नौजवान गोली का शिकार ना हो, कोई भी हमारी बच्ची लगे रहेंगे। इन इम्तिहान आए, हमने पूरी मेहनत करके दोबारा साबित करना है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का सबसे मजबूत किला अगर है वो श्रीनगर और उसमें मैं आपके साथ हूं। इंशाल्लाह जहां पर भी आपको मेरी मदद की जरूरत होगी, मेरे साथ की जरूरत होगी, मैं आपके साथ हूं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे, आप सबों को सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। और वजीर आला साहिबा का बयान कि ये तो सिर्फ 5% लोग हैं, बाकी कोई इनके साथ नहीं। अरे महबूबा मुफ्ती साहिबा, अगर ये आपको सिर्फ 5% तब नजर आ रहे थे, आज जरा अनंतनाग पुलवामा का पार्लियामेंट सीट का इलेक्शन करके दिखाओ मुझे। इलेक्शन कराने की हिम्मत नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि जो आपने वहां कहा और जो जमीनी हकीकत है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क। मेरे दौर में आपको इन नौजवानों के मुंह में टॉफी नजर आते थे। मुझे आपकी वो तकरीर याद है जो आपने ऑल पार्टी डेलीगेशन के सामने की, जब आपने कहा कि ये बच्चे टॉफी खरीदने गए, दूध लाने गए, और उमर अब्दुल्ला और इनके पुलिस ने इन लोगों को कब्र में उतारा। जब गुसल करने हम गए तो बच्चे के मुंह से टॉफी निकली। मुझे महबूबा मुफ्ती आपका ये तकरीर याद है। आज इन्हीं बच्चों को आप कहते हो ये क्या दूध टॉफी लेने गए थे, ये तो पुलिस थाने पे हमले। ये अकल आपको 2010 में क्यों नहीं आई? आज आपको यही बच्चे कसूरवार नजर आए। जिस बाप ने अपने बच्चे को कब्र में दफन किया, उस बाप को आपने कसूरवार ठहराया। जिस मां ने अपने बच्चे को कुर्बान होते हुए देखा, उस मां को आपने कसूरवार ठहराया। जिस बहन ने अपने भाई को मरते हुए देखा, उस बहन को आपने कसूरवार ठहराया। लेकिन खुद महबूबा मुफ्ती आपने अपने आप को बेकसूरवार साबित कर ये सर्टिफिकेट दे दिया, कहा ये सब कसूरवार है। नबी आजाद कसूरवार था, तो 2016 में आपका कसूर क्यों नहीं है? सीधी सी बात है। या तो जो आपने इल्जाम हमारे ऊपर उस वक्त लगाया था वो सरासर गलत था, या जो आपने उस वक्त मेरे ऊपर इल्जाम लगाया था वो आज इल्जाम आपके ऊपर लगता है। क्योंकि दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती, दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। और जब हम इस रियासत के लिए कुछ हासिल करने जा रहे थे, आपने क्यों नहीं हमारा हाथ बढ़ाया? आपने सिर्फ रोड़े अटकाए। हम 5 छोटी बड़ी तंजीमों के लीडर दिल्ली गए थे बात के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और हमारे 3 छोटे पार्टी, तारिक आमी साहब, हकीम यासीन साहब और गुलाम हसन मीर साहब। वापस आने पे वजीर आला साहिबा आपका फर्ज बनता था सबको बुला के पूछो क्या हुआ वहां पे, कैसे हम इस चीज को आगे ले सकते हैं, कैसे हम यहां के लोगों के लिए कुछ हासिल कर सकते हैं। नहीं किया। आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को अलग करके सिर्फ उन 3 लीडरों को अपने पास चाय के लिए बुलाया कि किसी तरह यह सिग्नल जाए कि ये ऑपोजिशन वाले ये भी एक साथ नहीं है, मैं इनको भी तोड़ सकती हूं। इसमें भी साजिश, छोटी सोच, अपनी कमजोरी की तरफ इशारा। और आज जबकि लोग चाहते हैं आप कुछ करें, आप क्या करती हो? वजीर आजम साहब के पास जाके वहां चोली फैला के कहते हो कुछ करो।
अरे जो आपके हाथ में है कम से कम वो तो करो। जिन हजारों को आपने गिरफ्तार किया छोटे बड़े केसों में, उनको रिहा करने का काम शुरू करो। उनके खिलाफ जो केस आपने बनाए हैं उन केसों को विड्रॉ करना शुरू करो। ये मैंने किया, मैंने अपने दौर में किया, मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं थी। हमने यहां पे बैठ के फैसला किया और फैसले पे अमल हुआ। मुझे वजीर आजम साहब के सामने जाके जोड़ी फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। आप अपनी हुकूमत को बेहतर करिए। जहां देखो आप लोगों के ऊपर सख्ती कर रहे हो, जहां पुलिस का इस्तेमाल नहीं हो रहा, जहां सीआरपी का इस्तेमाल नहीं हो रहा, जहां फौज का इस्तेमाल नहीं हो रहा, वहां आप अपने सेक्रेटेरिएट का इस्तेमाल कर रही हो। बड़े चढ़ा के आपने लोगों से कहा कि अब हम आपको राशन से माला माल करेंगे, लेकिन यह नहीं कहा कि आप क्विंटल पे 500 रुपए कीमत भी और ज्यादा बढ़ा दोगे। एक तरफ से तो हमारे पुराने नोट आपने खा लिए, चलो खा लिए, आप क्या कर सकते हैं। दूसरी तरफ से जो खाने के लिए हमें मिलता था उसमें भी आपने कीमत चढ़ाई, 5 किलो से 4 किलो। राशन का स्केल आपने घटाया, कीमत बढ़ाई। बिजली नाम की कोई चीज ही नहीं। 15 मिनट के बाद 15 मिनट पता नहीं किस लिए। अरे मैं नहीं कहता हूं, मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि मैंने 24 घंटे आप लोगों को बिजली दी। मेरे वक्त में भी आपको बिजली की सख्ती हुई, लेकिन इतना नहीं जितना आज हो रहा है, इतना नहीं। फिर किस लिए वजीर आजम साहब के पास जाना? आपने कहा जैसे ही हालात खराब हुए महबूबा मुफ्ती साहिबा, आपने अपने अफसरों से कहा कश्मीर में अब ये डेवलपमेंट का पैसा नहीं लगेगा, इसको जम्मू में खर्च करो, लद्दाख में खर्च करो। क्यों? चलिए ना, आप अगर सड़क पे तेल नहीं लगा सकते हो, अगर आप जमीन में पाइप नहीं लगा सकते हो, इस पैसे का बिजली खरीदो, इस पैसे का हमें राशन दे दो। हम किसी का हक नहीं छीनते, लेकिन हमारा हक क्यों छीना जाए? ना इंसाफी के हमें सबक सिखाए जाते हैं। अरे महबूबा मुफ्ती साहिबा, आपके दौर में जितना वादी कश्मीर के साथ नाइंसाफी हुई है किसी दौर में नहीं हुई। तो छोड़िए मेरे बाल कितने सफेद हुए, मेरा वजन कितना घटा, वो मैं और मेरा अल्लाह जानता है कि मुझ पर क्या गुजरती थी। लेकिन इनको परवाह नहीं, परवाह नहीं, क्योंकि एक ही मकसद है इनका, किसी तरह कुर्सी को थाम के रखना है। और इसके लिए वो कहीं तक भी जाने के लिए तैयार है। आज जंग के बादल इस रियासत के ऊपर मंडरा रहे हैं, पता नहीं चलता किस बात पे हम भरोसा करें। एक तरफ से मरकज के लीडर हमें कहते हैं कि उड़ी के वो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब कभी यहां पे टेररिज्म नहीं होगी, कभी यहां पे मिलिटेंसी का हमला नहीं होगा। फिर नगरोटा में क्या, सांबा में क्या, हमारे यहां कश्मीर में हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं कुछ हो जाता है। इसलिए फारूक साहब ने बार बार ये कहा कि आप धमकी देने से कुछ नहीं होगा। हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। अगर पाकिस्तान को धमकी देना ही काफी होता, यहां तो बहुत पहले ही हालात बदल गए होते। लेकिन हम सब जानते हैं ना, अब अपने पड़ोसी को धमकी देने से माहौल ही बिगड़ जाता है, बेहतर कुछ नहीं होता। क्योंकि आखिरकार बुरे वक्तों में पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है।